अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब हमने उन टेबल्स के बाद वायरोलॉजी जब स्टार्ट की थी हमने वो टेबल्स देखी थी। अब हम रेप्लिकेशन वाले चैप्टर पे आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बुक को पहले इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। इसके हर एक लफ्ज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत समझने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी जो है ना वायरल ग्रोथ कर्व पे आते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वायरल ग्रोथ कर्व, फिर हम इसकी साइकिल देखेंगे, ग्रोथ साइकिल, जो कि पास्ट पेपर में कई मरतबा आ चुकी है। अच्छा, मैं आपको एक मज़ीद ये चीज़ बताऊँ, स्काई ब्लू से जितनी भी चीज़ें अंडरलाइन की हैं बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर में आई है। ये पास्ट पेपर में आई हुई है, ये साइकिल पास्ट पेपर में आई हुई है। मतलब जो मैंने स्काई ब्लू से टिक किया हुआ है ना, इस टेबल को भी टिक किया हुआ है, ये पास्ट पेपर्स की हैं। ठीक है, ये पास्ट पेपर में आई हुई है, आ सकती क्या। ठीक है, तो आप ये देख लेना। अच्छा, वैसे पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वायरल ग्रोथ कर्व करते हैं। कर्व पता नहीं क्या बुलाया, आप लोगों के जहनों में आ रहा होगा। जैसे हमने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व देखी थी ना, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, सेम एग्जैक्ट हमारे पास क्या है, वायरल ग्रोथ कर्व है। वायरल की भी ग्रोथ की कर्व होती है। अच्छा, बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था सबसे पहले लैग, फिर लॉग फेज़ था, फिर स्टेशनरी फेज़ था, एंड देन डेथ फेज़ या डिक्लाइन फेज़। लेकिन वायरस में ऐसा कुछ नहीं है। ये पास्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कहा तब आया हुआ है, और बच्चे मिक्स करके अगर वायरस का पूछा हुआ है बैक्टीरिया का लिख देते हैं, बैक्टीरिया का लिखा हुआ है वायरस का लिखा हुआ है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़ के जा रहे हैं। अब वायरस ग्रोथ की बात आ रही है। वायरस ग्रोथ में ना जो हमारा एक्स एक्सिस है ना, उस पर टाइम बताया हुआ है, और यहाँ पर विरियॉन्स पर सेल बताया हुआ है। सबसे पहले एक वायरस आया, वो सेल में आया, उसने अपना कैप्सिड, हमने एफएससी में बचपन में पढ़ा था, जब भी बैक्टीरियोफेज आता था, हमारे बैक्टीरिया एक सेल जो कि होस्ट था उसका, वो क्या करता था, पहले अटैच होता था, फिर पेनिट्रेट करता था अपना न्यूक्लिक एसिड, फिर इस कैप्सिड को ना उतार देता था अपने ऊपर से, और न्यूक्लिक एसिड फिर जाता था उसके सेल में और इन्फेक्शन कॉज करता था। सेम उस स्टोरी को ना एफएससी को बेस बनाओ और इस वायरोलॉजी को ऐसे कंप्लीट कर लो, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं एफएससी में। तो हम माइक्रो को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास और सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पर एक वायरस है, उसने आके अपना न्यूक्लिक एसिड डाला, और ना वो कुछ टाइम के लिए न्यूक्लिक एसिड से जब कैप्सिड हट गया ना, तो हमें कुछ टाइम के लिए हमें ऐसे लगा कि सेल में ना गायब हो गया है वो जो वायरस है। अच्छा, फिर उसके बाद वो अपने आप को रेप्लिकेट किए जा रहा। फॉर एग्जाम्पल 1 आया था और उसने अपनी 100 कॉपीज़ बना ली। ठीक है, और वो बस्ट हो गया, निकल गया फिर हमारे सेल से। मतलब वो सेल में क्यों आता है, कोई भी वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करने, उसने अपना एक न्यूक्लिक एसिड दिया और वो सेल में गया, अपनी 1000 या 100, अभी हम 100 कर रहे हैं, 100 कॉपीज़ बना के, और वहाँ से निकल गया। निकल किस सूरत में गया, बडिंग की सूरत में, या हमने बैक्टीरियोफेज में पढ़ा था बस्ट करके बैक्टीरिया को की सेल वॉल को फाड़ के निकल जाता खुद को बनाकर, और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज निकल जाते हैं ऐसे करके बने हुए। ठीक है, राइटिंग कितनी गंदी बना रही हूँ मैं। अच्छा, यही चीज़ हमने यहाँ पढ़नी है। अच्छा, अब इसको गौर से देखो। सबसे पहले ना इस चीज़ को देखो, यहाँ पर लिखा है विरियॉन्स पर सेल। कितने विरियॉन्स एंटर होते हैं, एक विरियॉन एंटर हो रहा है। पहले वो जाके हमें नज़र नहीं आया माइक्रोस्कोप में, फिर वो जाके इतनी ज़्यादा उसकी कॉपीज़ हमें नज़र आई। तो ये हम टाइम बता रहे हैं, इतने 10 घंटे में, 12 आवर्स में, या हमारे पास जो है उसने 100 कॉपीज़ बना ली और वो फिर बाहर चला गया। ये लाइफ साइकिल को माइंड में रखना। इसमें अब कुछ डेफिनेशंस आती हैं, उसको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के तौर पे, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर लो। ठीक है, सबसे पहले वो फेज़ जहाँ से एक वायरस हमारे फॉर एग्जांपल होस्ट हम में ह्यूमन सेल है उसमें एंटर हुआ, तो जो सेल है ना, वायरस है, विरियॉन है, उसके एंटर होने से बाहर निकलने तक के फेज़ को हम लेटेंट फेज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट फेज़। कुछ बुक्स पे ना लाइक जो अब न्यू एडिशन आ रही है उन पे डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो आप कॉपी कर लेना। लेटेंट डेफिनेशन, लेटेंट पीरियड की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, लेटेंट पीरियड की डेफिनेशन आपने क्या करनी है, कॉपी कर लेनी है। ठीक है, उसको लेटेंट फेज़ कहेगा। उसके बाद एक्लिप्स फेज़, जिसमें वायरस ना, ये देखो अंदर तो हुआ उस टाइम के लिए, हमें एक ही वायरस हुआ तो वो थोड़ा सा गायब नज़र आ रहा हो, मतलब अभी नज़र नहीं आ रहा, अभी वो सेल में नहीं, जब तक वो डिवीजन नहीं करेगा हमें बहुत सारा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसके ऊपर से कैप्सिड हट गया। एक सिंगल न्यूक्लिक एसिड आपको कैसे नज़र आएगा। इस
फेस को, जहाँ पर ये देखो कर्व नज़र नहीं आ रही, इसको हम कहते हैं इक्लिप्स पीरियड। इक्लिप्स पीरियड की डेफिनेशन आप यहाँ से कर लो, अंडरलाइन कर लो और पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद रेजिंग पीरियड, जैसे ये अपने आप को बढ़ा रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है, इसको रेजिंग पीरियड कहते हैं। अच्छा, अब एक और इफेक्ट पढ़ा हुआ है यहाँ पर डेफिनेशन में, साइटोपैथिक इफेक्ट। साइटोपैथिक इफेक्ट से आप खुद देखो, साइटो मीन सेल, पैथिक पैथोजेनेसिस। क्या अब ना हम जब लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं क्या हमें वायरस नज़र आता है? नहीं। हम फिर कैसे हमें पता चलता है कि इस सेल में, फॉर एग्जांपल ये माइक्रोस्कोप है और मैं उसमें सेल को देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ उसमें पैथोलॉजिकल ना चेंजेस आ रही हैं, मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली जो चेंजेस आ रही हैं ना, फिर मुझे पता चलता है हाँ इसमें वायरस है, इसलिए इसमें ये चेंजेस आ रही हैं। वायरस तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सेल के अंदर जो चेंजेस आ रही है उसको साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को पढ़ लेना आप, डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्रोथ साइकिल ऑफ द क्या नाम है, वायरस। मेरा गला बहुत खुश्क हो गया। अच्छा, अब हम इस ये पास्ट पेपर में आया हुआ है, एज अ शॉर्ट आ सकता है, एज MCQs आ सकता है। मैं आपको बताती हूँ क्या बला है। बचपन में FSC में पढ़ा था, ये वही बला है। सबसे पहले क्या हुआ कि जब वायरस आया, वायरस ने सबसे पहले क्या की, अटैचमेंट की। जैसे मैंने आपको बैक्टीरियोफेज का याद कराया था कि वो आता था और बैक्टीरिया के ऊपर आके अटैच होता था, फिर पेनिट्रेट किया, बिल्कुल वही कुछ हो रहा है। सबसे पहले अटैचमेंट हुई, पेनिट्रेशन हुई, पेनिट्रेशन के बाद उसने क्या किया, अपना कैप्सिड की अनकोटिंग की, मतलब कैप्सिड उतार दिया, नंगा कर दिया, कैप्सिड की अनकोटिंग की। ये आप देख लो, अर्ली फेज के यही प्रोसेस है, अर्ली फेज ये हो गया। देखो, अटैचमेंट हुई, पेनिट्रेशन हुई, अनकोटिंग हुई ऑफ द वायरल जीनोम। इधर से एक MCQs भी याद कराऊंगी, यहाँ पर लिखा है MCQs। उसके बाद क्या हुई, वायरल ने क्या किया, मैसेंजर RNA की सिंथेसिस हुई। जब ये गया, DNA गया, या DNA वायरसेस होते हैं या RNA होते हैं, पहले बताया था। मैसेंजर RNA बनेगा, जाके न्यूक्लिक एसिड में जाएगा, राइबोसोम्स के ऊपर मैसेंजर RNA बनेगा। जब मैसेंजर RNA बनेगा, RNA से क्या होता है, वो मैसेंजर RNA तो न्यूक्लियस पे बनेगा ना, न्यूक्लियस में बनेगा। न्यूक्लियस के बाद वो क्या जाएगा, राइबोसोम्स में जाएगा। राइबोसोम्स से क्या बनेंगी, प्रोटीन्स बनेंगी। प्रोटीन्स क्या करेगा, अपना कैप्सिड बनाएगा और वो वायरस बन जाएगा, अपनी रेप्लिकेशन कर, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दो चीज़ें याद रखना, पहले अर्ली वायरल मैसेंजर RNA बन रहा है, फिर अर्ली प्रोटीन्स बन रही है। अर्ली प्रोटीन्स में कौन सी प्रोटीन्स आ रहे हैं, वो एंजाइम्स, RNA पॉलीमरेज या DNA पॉलीमरेज। फिर जीनोम की रेप्लिकेशन हो रही है, बहुत सारे DNA बने हैं। फिर क्या बनी है, लेट वायरल मैसेंजर RNA सिंथेसिस, फिर उसकी प्रोटीन्स, फिर उसने अपने आप को असेंबल किया, सारी चीज़ें इकट्ठे हुई, जैसे बैक्टीरियोफेज में हमने पढ़ा था। और असेंबल के बाद वो रिलीज़ हुई थ्रू बडिंग या बस्ट के थ्रू। अच्छा, कुछ बातें आपको समझ नहीं आएंगी, आगे आगे जाके समझ आएंगी है क्या भला, ये पूरी टेबल समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये बताया हुआ है कि अर्ली प्रोटीन्स और लेट प्रोटीन्स कौन सी हैं, ये भी MCQs आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अर्ली प्रोटीन्स में हमारे पास एंजाइम्स आ जाते हैं, लेट प्रोटीन्स में हमारे पास कैप्सिड आ जाते हैं, लिख लो यार, ठीक है। उसके बाद ना कुछ ये भी आप पढ़ लेना, ग्रोथ साइकिल में क्या है, अर्ली इवेंट्स है, पहले दो ये अर्ली इवेंट्स है, फिर ये वाले मिडल इवेंट्स है, फिर ये वाले क्या है हमारे पास लेट इवेंट्स है। अच्छा, सबसे अब जब ना मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी भाई, जब मैं आपको ना DNA वायरसेस का बताया हुआ है ना और RNA वायरसेस का बताया हुआ है, और मैंने आपको क्या कहा था, जब DNA या RNA वायरसेस में मैंने दो टाइप्स आपको दो कहती हूँ 4 ग्रुप्स में डिवीजन कराई थी। और मैंने उसमें आपको बताया था पॉजिटिव पोलैरिटी या पॉजिटिव सेंस कहते हैं, नेगेटिव पोलैरिटी या नेगेटिव सेंस कहते हैं। और रियो को हमने अलग किया था क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड RNA था, और हमने रिट्रो को अलग किया था क्योंकि वो HIV उसमें आता है, HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें, और उसकी अलग रेप्लिकेशन है। अब ये जब अलग जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन इनमें इस चैप्टर में जो MCQs है ना उनकी बात करेंगे हम, उसको मेन फोकस में लाएंगे। जब मैं आपको वो बताऊंगी ना पॉजिटिव DNA और पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी DNA का फ़र्क, तब भी ही लाइफ साइकिल को तब भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। लेकिन अभी आप ये देखो। अच्छा, अब पहले पैराग्राफ में देखो, इसमें क्या बात की हुई है, सिंपल सी बात की हुई है कि हर वायरस हर सेल के लिए नहीं होता, उसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस वायरस है, A वायरस, B वायरस, C वायरस, ये किसको, हमारे बॉडी के किस किस
कौन से सेल को जाके, हिपेटोसाइट्स को, लीवर को करते हैं ना, लीवर कैंसर करते हैं ना, तो हिपेटोसाइट्स को जाकर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ना कि वो जाके मेरे स्किन सेल को अटैक करेंगे। ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और हमने HIV के बारे में क्या पढ़ा था, वो CD4 सेल्स को जाके के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि वहाँ इनका रिसेप्टर्स होते हैं। ये नहीं है कि वो जाके किडनी के सेल्स को अफेक्ट करें, सॉरी कैमरा हिल गया, किडनी के इफेक्ट को अफेक्ट करें। तो यही बात हुई ऑर्गन स्पेसिफिसिटी की, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट ये MCQs आ सकता है, हमने पढ़ा था जैसे बैक्टीरिया में कैप्सूल होते हैं, और हमने बचपन में FSC में पढ़ा हुआ था कि इन्वेलप वायरस होते हैं और नॉन इन्वेलप वायरस होते हैं। जो कि इन्वेलप वायरस का MCQs इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब वो किसी भी सेल के ऊपर अटैक करेगा तो वो अपनी इन्वेलप को फ्यूज़ कर लेगा, फ्यूजन होगी उसकी, ठीक है। और फ्यूजन की एक इम्पॉर्टेंस भी है कि जिन वायरसेस में इन्वेलप है ना, और अगर हम उसकी फ्यूजन ऐसे होगी, उसकी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके साथ जाके ये फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। फ्यूजन होगी ना, तो अगर हम ऐसी एंटीवायरल ड्रग यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हम स्टॉप भी कर सकते हैं, फिर वो वायरस हमारी बॉडी में अटैक नहीं करेगा। इसका एक फ़ायदा ये है, ये MCQs यहाँ लिखा हुआ है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूजन इज़ इलस्ट्रेटेड बाय द एंटीवायरल ड्रग, कि हम इस MCQs को ना आप ऐसे फेस बना लो इस पर, ताकि आपको याद रहे। पहली बात, इन्वेलप वायरस क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, ठीक है, कि हम इसको एंटीवायरल ड्रग से अगर हम फ्यूजन को रोक दें, वो जाके जब ना ये एक सेल है उसके ऊपर इन्वेलप जाके अटैच हो रहा है, फ्यूजन हो रही है, हम फ्यूजन की ही ड्रग बना लें और फ्यूजन को रोक दें, तो हम उस वायरस को अंदर एंटर नहीं होने देंगे। जब वो अंदर एंटर नहीं होगा तो अपनी रेप्लिकेशन नहीं होने देगा, ठीक है। उसके अलावा अब अपने MCQs पे आते हैं। मैंने आपको कहा था जब अनकोटिंग हो रही है ना, इसका एक MCQs मैंने बताया। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि एक वायरस है, उसने क्या किया, सबसे पहले वो अटैच हुआ, फिर वो पेनिट्रेट करेगा अपना न्यूक्लियस। जब पेनिट्रेट करेगा तो ये जो कैप्सिड है ना, कैप्सिड ये अनकोट हो जाएगी, इसकी अनकोटिंग हो जाएगी। अनकोटिंग को हेल्प कौन करते हैं, लो pH, ये MCQ हो जाएगा, लो pH। यहाँ पर ना जब वो पेनिट्रेशन करता है तो एक वेजिकल बनाता है, एक सुराख टाइप कह दो, तो उसकी क्या होती है, लो pH होती है, तो वो अनकोटिंग में हेल्प करता है, अनकोट हो जाता है, कैप्सिड उतर जाता है। ये MCQs यहाँ पर है, आ लो pH विद इन द वेजिकल फेवर्स द अनकोटिंग। यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लेना और अंडरलाइन भी कर लो। उसके बाद क्या हुआ, वायरस का आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, वायरस साइटोप्लाज्म तक पहुंच गया। अब हमने क्या स्टेप देख लिया, अटैचमेंट देख ली, पेनिट्रेशन हो गई, अनकोटिंग हो गई किसी भी वायरस की। अब क्या बनना है, मैसेंजर RNA बनना है। अब जो हमारे पास DNA वायरस है या RNA वायरस है, वो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, जिसने डिवाइड होना है न्यूक्लियस के अंदर, और वहाँ जाके मैसेंजर RNA बनेगा। फिर मैसेंजर RNA से वो राइबोसोम के पास आएगा, राइबोसोम से के बाद पॉलीपेप्टाइड बनाएगा और प्रोटीन बनाएगा, और वो ख़ुद को असेंबली इकट्ठे करेगा, और वो बस्ट होके या बडिंग होके निकल जाएगा अपनी रेप्लिकेशन करके। यही लाइफ साइकिल हमने पढ़ना है। अच्छा, अब एक और MCQs यहाँ किया हुआ है, क्योंकि हम अब FSC लेवल तक नहीं है, अब हमने MCQs भाई बेटा यहाँ देखने हैं, कुछ पढ़ना है और मज़ीद, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या किया, हमारी ना एक MCQs यहाँ पर है, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड। इसकी मैं आपको ना ज़रा साइड पे टेबल भी बना के दिखाती हूँ कि क्या है। ये आप ना अंडरलाइन कर लो पहले, ऑल वायरसेस आर इन्फेक्शियस इन अ पर्सन, मगर तमाम ऑल प्योरीफाइड जीनोम्स आर नॉट इन्फेक्शियस। इस बात का क्या मतलब है, ठीक है, ये मैं आपको आके बताती हूँ। और इसके फ़ायदे भी हैं, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड के कुछ फ़ायदे हैं, वो भी मैं बताती हूँ।